दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न की। जो टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न था, इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी रही देश में कि ये क्यों बनाया गया, इसके पीछे के क्या कारण थे और सबसे बड़ी बात, इसको बंद क्यों किया गया। जब 26/11 का इंसिडेंट हुआ, मुंबई अटैक हुए, तो मुंबई अटैक के बाद उस समय MK नारायणन भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने जब एक मीटिंग बुलाई तो उन्होंने 3 लोगों को बुलाया। उस मीटिंग में उन्होंने भारत के रॉ के चीफ को, मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड को और साथ ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ को बुलाया। इन तीनों को बुला के एक मीटिंग में ये पूछा गया MK नारायणन की तरफ से कि क्या 26/11 का रेट्रीब्यूशन, क्या रिवेंज हम ले सकते हैं किसी तरीके से, क्या हम कुछ ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन कर सकते हैं पाकिस्तान में। आपको जान के ये बड़ी सरप्राइजिंग बात लगेगी कि उस समय तीनों एजेंसीज, रॉ के चीफ ने, IB के चीफ ने और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने ये बात मना कर दी कि हमारे पास इस मोमेंट पे इमीडिएट लेवल पे कोई रेडीमेड कैपेबिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है कि जिसकी वजह से हम कोवर्ट स्ट्राइक करके पाकिस्तान में 26/11 का रिवेंज ले पाए। बड़ी आयरॉनिकल बात है कि 2008 में 26/11 हुआ, उसके बाद बहुत समय तक भारत एक तरीके से रिवेंज भी नहीं ले पाया। लेकिन दोस्तों 2010 की बात है कि लेफ्टिनेंट जनरल RK लांबा जो थे, लेफ्टिनेंट जनरल RK लांबा, इन्होंने जाकर उस समय 2010 में मुलाकात करी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ VK सिंह से। इन्होंने जाके VK सिंह को ये बात बोली कि भाई हमें 26/11 का रिवेंज लेना है और 26/11 के साथ साथ ही दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से बार बार जो ये बढ़ावा दिया जा रहा था टेररिज्म की एक्टिविटी को, इसके लिए भी एक रिवेंज लेना बहुत ज़रूरी हो रहा था भारत के लिए। अब 2010 में जब RK लांबा गए और उन्होंने VK सिंह से बात करी तो उन्होंने VK सिंह को जाके ये बात बोली, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, कि भाई हमें एक यूनिट बना लेना चाहिए और एक कोवर्ट यूनिट बना के मिलिट्री के अंदर इसके थ्रू कोवर्ट ऑपरेशंस पाकिस्तान में हमें करने चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये बात तो सहमति से लगे कि भाई हम उसको कोई छोड़ने नहीं जा रहे 26/11 के बाद भी। अब VK सिंह ने तुरंत जो है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया और जैसे ही अप्रूवल मिला तो RK लांबा को ये बात बोली गई, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे, कि आप इस यूनिट का गठन कीजिए और इस यूनिट के अंदर आप डिसाइड कीजिए कि वो क्या एक्टिविटीज़ करेंगे और कौन से अधिकारी होंगे। तो दोस्तों RK लांबा जो लेफ्टिनेंट जनरल थे आर्मी के, उन्होंने जाकर सबसे पहले एक अपने दोस्त और बहुत ही भारत के चहीते अफसर, जिन्होंने भारत के लिए बहुत योगदान दिया था राष्ट्रीय सुरक्षा में, जिनका नाम था कर्नल हनी बख्शी, उनको इंडियन मिलिट्री एकेडमी से चुनकर मिलिट्री इंटेलिजेंस में भर्ती किया गया था डायरेक्टली। आप सोच सकते हैं कि वो कितने टैलेंटेड अधिकारी होंगे। तो RK लांबा ने सीधा की सीधा जाकर कर्नल हनी बख्शी को बुलाया। हनी बख्शी को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप अब इस मोमेंट पे बैठ के एक प्लानिंग कीजिए कि एक यूनिट बनाया जाए आर्मी के अंदर जो कि कोवर्ट एक्टिविटी करेगा पाकिस्तान में जाके। दोस्तों कर्नल हनी बख्शी को जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई तो कर्नल हनी बख्शी ने जाकर उस समय एक यूनिट का गठन किया 2010 में, जिसका नाम था टेक्निकल एंड सपोर्ट डिवीज़न, TSD, जिसको हम लोग आज की डेट में जानते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि नाम कितना अजीब सा है TSD की, भाई ये टेक्निकल और सपोर्ट करेगी, लेकिन इसका काम कुछ ऐसा था ही नहीं। टेक्निकल एंड सपोर्ट डिवीज़न जब कर्नल हनी बख्शी के नाम पे बना तो हनी बख्शी को ये लिबर्टी भी दी गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से और लेफ्टिनेंट जनरल RK लांबा की तरफ से भी कि आप अपनी टीम को चुनिए। अब कर्नल हनी बख्शी ने दोस्तों 5 लेफ्टिनेंट कर्नल्स की एक टीम बनाई। इसमें सबसे पहले उन्होंने जो है लेफ्टिनेंट कर्नल विनय को पकड़ा। लेफ्टिनेंट कर्नल विनय एक बहुत ही टैलेंटेड मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी थे, जो रॉ में उस समय डिप्यूटेशन पे थे और कोवर्ट कैपेबिलिटी चाइना में ये कर रहे थे और कोवर्ट ऑपरेशंस भी चाइना में कर रहे थे। तो लेफ्टिनेंट कर्नल विनय, उनको रॉ से निकलवा के मिलिट्री इंटेलिजेंस के वो अधिकारी को वापस TSD के लिए लाया गया। दूसरे लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ीर, इनको भी बुलाया गया। दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ीर जो हैं, ये भी एक रॉ के अधिकारी थे, ये भी एक मिलिट्री के ऑफिसर थे जो कि रॉ में डिप्यूटेशन कर रहे थे, इनको भी बुलाया गया। इसके बाद तीसरे अधिकारी जिनको कर्नल हनी बख्शी ने चुना, उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अधिकारी थे और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कर रहे थे कश्मीर में उस समय। तो इनके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट था, इनको भी पकड़ा गया, बुलाया गया TSD के लिए। इसके बाद बुलाया गया दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग को। लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग, अगर आप इस वीडियो का थंबनेल भी देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि वो थोड़े से मोटे से अधिकारी जो हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग है। और लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग दोस्तों डायबिटिक भी थे जब उनको बुलाया गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग को जब लिया गया तो उस समय RK लांबा ने कर्नल हनी बख्शी को भी पूछा कि भाई आप ये अनुराग जी को क्यों ले रहे हैं, जो कि थोड़े हेल्दी भी हैं और ये तो कोवर्ट कैपेबिलिटी का यूनिट बनने जा रहा है। तो उस समय जो है कर्नल हनी बख्शी ने ये बात बोली कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग हैं, ये देश के लिए एक बहुत बड़े एसेट हैं। ये चाहे मोटे हों चाहे जो मर्जी हों, लेकिन इन्होंने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट्स कश्मीर में क्रिएट किए हैं, इनसे ज़्यादा इम्पेकेबल रिकॉर्ड किसी का नहीं है।
और ये बात सच भी थी दोस्तों। तो इसके बेसिस पे लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग को भी लिया गया और लास्ट में इन्होंने उठाया लेफ्टिनेंट कर्नल एल्फ्रेड को। दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल एल्फ्रेड असम राइफल के अधिकारी थे। इन्होंने रॉ में डेपुटेशन भी की हुई थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी सर्व किया हुआ था। तो अब आप देखिए कि लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ीर, लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग, लेफ्टिनेंट कर्नल विनय, एल्फ्रेड और कर्नल हनी बख्शी के अंडर एक ये पूरा टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न जैसा यूनिट क्रिएट किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये टीएसडी जब 2010 में क्रिएट हो गया तो इसने सबसे पहले काम क्या किया। दोस्तों इसने टीएसडी ने अपने लाइफ स्पैन में जब तक ये बंद नहीं हुआ तब तक सबसे पहले इसने शैडो ऑपरेशंस रन करने शुरू करे। इंटेलिजेंस की जो टर्मिनोलॉजी होती है और इंटेलिजेंस के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें शैडो ऑपरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है कि जिसमें आप अपना एक जो हाई वैल्यू टारगेट होता है आप उसकी एक परछाई बन जाते हो। तो आप उसके पीछे पीछे चलते हो, उसको टेल करते हो, टेलिंग बोलते हैं उसको, और ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि उसको डराया जाए, साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जाए कि हम तुम्हारे पीछे हैं। अब आप जान के ये हैरान हो जाएंगे कि टीएसडी ने 2 बड़े टेलिंग ऑपरेशंस चलाए पाकिस्तान के अंदर, जिसमें उसने सबसे पहला टेलिंग ऑपरेशन चलाया लश्कर तैयबा चीफ हाफिज़ सईद के ऊपर। दूसरा उन्होंने टेलिंग ऑपरेशन चलाया सैयद सलाहुद्दीन जो हिज़्बुल मुजाहिदीन का चीफ था। दोस्तों ये दोनों के दोनों आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर थे और टीएसडी के अधिकारियों ने टीएसडी के जो ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट्स थे, आप सोचिए कि वो एक तरीके से हाफिज़ सईद और सैयद सलाहुद्दीन के बिल्कुल पीछे परछाई बने घूम रहे थे। उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर लगाया जा रहा था, उनको साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं हम तुम्हें कभी भी किसी भी मोमेंट पे मार सकते हैं। तो ये टीएसडी का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। लेकिन ये सबसे बड़ा अचीवमेंट नहीं, इससे भी बड़ा एक अचीवमेंट ये रहा कि टीएसडी ने ये एनालाइज करना शुरू करा कि पाकिस्तान जो है वो हमारे यहाँ पर टेररिज्म कर कैसे रहा है। तो दोस्तों टीएसडी ने 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करी। सबसे पहला उसने ये आइडेंटिफाई करा कि भाई पाकिस्तान टेररिज्म भारत में सपोर्ट कर रहा है बीएटी के थ्रू। बीएटी है बॉर्डर एक्शन टीम। जब 1999 में कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद से पाकिस्तान ने एक बॉर्डर लेवल पे, लाइन ऑफ कंट्रोल लेवल पे एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू करा जिसको हम बॉर्डर एक्शन टीम कहते हैं, बीएटी कहते हैं। बीएटी बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पे जो पेट्रोलिंग करती हैं, अब देखिए एलओसी जो हमारी तरफ है, उस हमारी तरफ की एलओसी में हमारी तरफ से इंडियन आर्मी पोस्टेड है एकदम फ्रंट लाइन पे, और उसको सपोर्ट कर रही है पीछे राष्ट्रीय राइफल के पीछे हमारी जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है। अब पाकिस्तान ने 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या किया कि उसने जो बॉर्डर एक्शन टीम बनाई, उस बॉर्डर एक्शन टीम में उसने फ्रंट लाइन पे अपने आर्मी वाले रखे और एक छोटे छोटे यूनिट्स बनाने शुरू कर दिए। उन यूनिट्स में 4 से 6 आर्मी के अधिकारी और 4 से 6 टेररिस्ट जिनको आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाकर आर्मी के साथ चलवाने लग गए। अब आप सोचेंगे कि इसका रीज़न क्या था। रीज़न ये था कि 1999 के बाद पाकिस्तान ये चाहता था कि भाई किसी तरीके से आर्मी का कवर मिलते मिलते हम टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करके भारत में भेजें। और ये बॉर्डर एक्शन टीम के थ्रू क्या हो रहा था, अब भाई हमारी आर्म्ड फोर्सेज अगर इस तरफ खड़ी हैं तो हम तो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान वाले अपनी आर्मी की पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पर उसी आर्मी के अंदर आप सोचिए कि वहाँ पर ये टेररिस्ट भी आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के आर्मी के साथ साथ चल रहे हैं। अब जैसे ही हमारी आर्मी थोड़ा सा पीछे होगी, ये अपने टेररिस्ट जो हैं उनको इन्फिल्ट्रेट कर देंगे। तो 1999 के बाद से जो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा था बॉर्डर एक्शन टीम के थ्रू, टीएसडी ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया। दूसरी चीज़, टीएसडी ने ये देखा कि भाई ये सारा का सारा टेररिज्म जो इंडिया में फैल रहा है, ये इंडिया में फैल रहा है हवाला के पैसे से। अब हवाला का सारा ट्रांजैक्शन जो भारत में होता है आज की डेट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई से होता है, और दुबई जो है एक हवाला का हब है इंडिया ऑपरेशंस के लिए। आज की डेट में भारत के अंदर कोई भी ऐसा हवाला बाहर के देश से नहीं होगा, चाहे आप लंदन से हवाला कीजिए वो रूट दुबई से ही होके आएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए और सबसे दिलचस्प चीज़ देखिए वो ये है कि जो ये हवाला ऑपरेशंस दुबई में संभाले जा रहे हैं, ये सारे मुसलमान संभालते हैं वहाँ पे, और ये सारे मुस्लिम जो वहाँ पर जो दुबई में हवाला ऑपरेशन संभाल रहे हैं, ये सारे के सारे आईएसआई के एसेट्स हैं आज की डेट में। यानी कि कहने की चीज़ ये है कि जो भी हवाला इंडिया में आ रहा है, जो भी हवाला दुबई के थ्रू इंडिया में आ रहा है, ये सारा का सारा हवाला इनडायरेक्टली आईएसआई उसको मॉनिटर कर रही है पाकिस्तान की। अब आप सोचिए कि हवाला इंडिया में कौन करेगा। हवाला इंडिया में करेंगे हमारे पॉलिटिशियंस, हवाला हमारे इंडिया में करेंगे हमारे ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स, हवाला करेंगे यहाँ पे माफिया, हवाला करेंगे यहाँ के जो ये उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं। तो आप सोचिए कि आईएसआई के पास तो वो पल्स है, उसको एक एक नेता का पता है, उसको एक एक पॉलिटिशियन का पता है, उसको एक एक मंत्री का पता है कि कौन से राज्य में कौन सा मंत्री जो है कितना पैसा हवाला से करवा रहा है। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ।
टीएसडी ने इस पूरे हवाला रैकेट को समझना शुरू किया। टीएसडी ने देखा कि भाई ये हवाला रैकेट जो है ये प्रॉब्लमेटिक है और ये फाइनेंस कर रहा है सारे टेररिज्म को इंडिया के। अब इन्होंने जब ये चीज़ के ऊपर और इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी, टीएसडी के अधिकारियों ने, कर्नल हनी बख्शी ने और उनकी टीम ने, तो टीएसडी ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि भाई ये हवाला रैकेट तो पूरे इंडिया में एक दीमक की तरह फैला हुआ है। और ये जब हवाला वाले जो लोग जो यहाँ पर रेसिपिएंट्स थे, जो हवाला का पैसा ले रहे थे, नेता, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, मीडिया हाउसेस, जब इनको ये चीज़ मालूम चल गई कि भैया टीएसडी तो हम पे नज़र रख रही है, हमारे को इंटरसेप्ट कर रही है, तो इनके अंदर खलबली मचने लग गई। अब मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ दोस्तों कि भारत के अंदर जो भारत को तोड़ने की एक शक्ति बनी हुई है उसका नाम है हमाम। अब आप सोचेंगे ये हमाम क्या है? ये कोई साबुन नहीं है। हमाम जो है बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है इंडिया के अंदर जो कि एक माफिया है, क्रिमिनल सिंडिकेट है, और इस ग्रुप के अंदर हमारे पॉलिटिशियंस, सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, मीडियाज़, एनजीओज़, ये सारे लोग इकट्ठे होकर एक हमाम है। ये एक सिंडिकेट है, क्रिमिनल सिंडिकेट है भारत के अंदर। अब ये सारा का सारा हमाम का जो पैसा है ये दुबई से आ रहा है। ये हमाम को फंड कौन कर रहा है? ये दुबई का हवाला का पैसा कर रहा है। हमाम के ऊपर नज़र किसने रख रखी है? आईएसआई ने रख रखी है। हमाम के ऊपर नज़र किसने रखी? अभी टीएसडी ने रखी। तो अब आप गेम को समझिए कि टीएसडी जब अपना काम करना चालू कर बैठी तो टीएसडी ने हमाम को तंग करना शुरू कर दिया। और जब हमाम को ये बात मालूम चली कि भाई टीएसडी के अधिकारी तो हमारे ऊपर नज़र रख रहे हैं, तो प्रॉब्लम शुरू हुई। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल ये आया होगा कि ये हमाम बना कैसे? दोस्तों, हमारे देश में 1950s में जब हम आज़ाद हुए थे तो 1950s और 60s में जितने भी लोकलाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स होते थे ये उस समय बेसिकली इलीगल शराब का धंधा करते थे, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करते थे। और ये उस समय के जो क्रिमिनल्स थे ये एक तरीके से, क्योंकि इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तो उस समय ये लोग एक काम और भी करते थे कि ये इलीगल ट्रेडिंग का काम करते थे जो स्मगलिंग कहलाई जाती। अब इन्होंने 1960s और 70s में ये सारे काम इलीगल करके बहुत सारा पैसा जमाना शुरू कर दिया। अब देखिए, कोई भी भारत के अंदर अगर स्मगलिंग होगी, भारत के अंदर अगर मान लीजिए किसी भी तरीके की प्रोस्टिट्यूशन या इलीगल कोई एक्टिविटी होगी, तो वो बिना पुलिस के, बिना प्रशासन के, बिना नेता के नेक्सस के तो होने नहीं वाली। तो ये क्रिमिनल्स का नेक्सस बनना 1950s और 60s और 70s से चालू हुआ। अब जब दोस्तों इंडिया ने 1990s में लिबरलाइजेशन किया तो ये सारा जो क्रिमिनल नेक्सस बना हुआ था कि क्रिमिनल माफिया ग्रुप, साथ में नेता, साथ में ये पूरे ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, इन सारों का नेक्सस 1990s में इसने एक नया रूप ले लिया। अब 1990s में जब लिबरलाइजेशन हुई तो उस समय क्योंकि इंडिया में बड़े बड़े उद्योगपति आने लग गए, बाहर से लोग आने लग गए, तो कमर्शियल सेंटर्स जो थे, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, इन सारे शहरों में, बेंगलोर में प्रॉपर्टी के एकदम से दाम बढ़ने लग गए, क्योंकि सारी कंपनियां चाहती थी कि भाई हम अपने बड़े बड़े ऑफिसेज यहाँ बनाए, हम अपने हेडक्वार्टर्स यहाँ बनाए। उस समय क्या होने लगा कि ये सारा का सारा जो क्रिमिनल गैंग था, जो कि क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, साथ में नेता, पुलिस, प्रशासन, जिसको अभी मैंने एक शब्द दिया हमाम, ये पूरा हमाम जो है उठ के अब ये आ गया आपके रियल एस्टेट में। अब जब रियल एस्टेट में आ गया तो आप समझ सकते हैं कि भाई रियल एस्टेट में तो कितना काला धन होता है। अब ये जैसे ही काला धन स्टार्ट हुआ रियल एस्टेट का 1990s के बाद, तो हवाला आना ही था। अब जब हवाला और बढ़ने लगा तो आईएसआई ने इसको दुबई के थ्रू करवाना शुरू किया, और दुबई हमेशा से ही एक प्रोमिनेंट रूट रहा था। तो आप चीज़ को समझिए कि हमाम जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है। हमाम कोई एक दिन का क्रिएशन नहीं है। हमाम क्रिमिनलिटी से, छोटे छोटे क्राइम से लेके आज की डेट में बड़े रियल एस्टेट क्राइम्स तक पहुंच चुका है। तो जब ये हमाम ने हवाला के थ्रू ये सारा काम चालू करना शुरू किया, और जब टीएसडी ने ये देखा कि भाई हमाम जो है ये एक रूट कॉज है इंडिया में टेररिज्म का, तो उन्होंने हमाम के लोगों को पकड़ना चालू किया। अब जैसे ही हमाम के लोगों को पकड़ना चालू किया तो उस समय हमाम को ये चीज़ समझ आ गई कि टीएसडी से बदला लेना पड़ेगा। अब आप देखिए कि इस हमाम ने टीएसडी को तोड़ने की शुरुआत करी 2011 से। इन्होंने सबसे पहले टीएसडी को तोड़ने के लिए क्या किया कि इन्होंने अपने मीडिया के अंदर, जो इनके हमाम के मीडिया के लोग थे, इन मीडिया वालों को बोल के टीएसडी को बदनाम करना चालू किया। सबसे पहला एलिगेशन टीएसडी पे ये लगाया गया कि भाई टीएसडी जो है उसने इजराइल से सीक्रेट इक्विपमेंट खरीद रखा है, और वो सीक्रेट इक्विपमेंट खरीद के ये लोग बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों पे स्नूपिंग कर रहे हैं। भाई सबसे पहली बात, अगर टीएसडी के पास किसी भी प्रकार का इजराइल का इक्विपमेंट था तो वो किसी इंडिविजुअल मोबाइल नंबर को टैप नहीं कर सकता था,
और आप सोचिए कि हमाम की प्रेजेंस देखिए आप दोस्तों, कि हमाम ने 2011 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया को पेनिट्रेट कर लिया और इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू एक ये रिपोर्ट निकलवाई जो कि मीडिया में लीक करवाई गई कि टीएसडी ने एक सीक्रेट इक्विपमेंट इसराइल से खरीदा। भाई टीएसडी अगर कोई सीक्रेट इक्विपमेंट इसराइल से खरीद भी रही है या मिलिट्री इंटेलिजेंस या रॉ खरीद भी रही है तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं आने वाला है। लेकिन ये चीज़ पब्लिक डोमेन में 2011 में कैसे आई? ये हमाम का काम था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई टीएसडी को नंबर 1 बदनाम किया जाए, उस पर प्रेशर डाला जाए, पर टीएसडी रुकी नहीं। अब दूसरी चीज़ क्या हुई कि फिर इन्होंने गेम शुरू किया एक और। इन्होंने एक टीएसडी के अधिकारियों पे एलिगेशन लगवाया। एक कश्मीर में एक पॉलिटिशियन था, उसका नाम था गुलाम हसन। गुलाम हसन 2011 में उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर था कश्मीर में। इन्होंने एलिगेशन ये लगवाया कि भाई टीएसडी के अधिकारियों ने गुलाम हसन को 1 करोड़ 90 लाख रुपया दिया है और 1 करोड़ 90 लाख रुपया दे के ये लोग चाहते हैं कि भाई उमर अब्दुल्ला की सरकार गिर जाए। दोस्तों आप खुद सोच के देखिए कि 1 करोड़ 90 लाख रुपए में आज की डेट में आप एक पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते। और एलिगेशन ये लोग लगवा रहे हैं कि भाई 1 करोड़ 90 लाख रुपए दे के गुलाम हसन को, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, कि कश्मीर की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। तो वो एलिगेशन ऑटोमेटिकली फेल हो गया क्योंकि झूठा था। अच्छा, तीसरा इन्होंने क्या किया कि एक एनजीओ था यस कश्मीर करके, उसका जो हेड था वो था हकीकत सिंह करके एक बंदा। इन्होंने क्या करा कि उस हकीकत सिंह को बोला कि भाई तुम जो है सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डालो और पीआईएल डाल के ये बोलो कि भाई जो आर्मी चीफ अगले आने वाले हैं वीके सिंह के बाद, जिसका नाम था बिक्रम सिंह, कि भाई बिक्रम सिंह ने एक इनकाउंटर किया था कुछ अपने टाइम पे जब वो ब्रिगेडियर थे, तो इसीलिए उनको आर्मी चीफ ना बनाया जाए। देखिए दोस्तों, अभी आपको ये बिक्रम सिंह का एंगल समझ आएगा थोड़ी देर में जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इन्होंने सोचा कि भाई बिक्रम सिंह को रोका जाए किसी तरीके से, पर इनका ऑब्जेक्टिव बिक्रम सिंह को रोकना नहीं, इनका ऑब्जेक्टिव था कि वीके सिंह का टेन्योर कम हो। अब आप ये चीज़ को समझिए कि हमाम को टीएसडी से इतनी नफरत क्या थी। क्या हमाम को टीएसडी से नफरत सिर्फ हवाला को लेके थी? आंसर इज़ नो। हमाम को दोस्तों नफरत टीएसडी के सिर्फ हवाला से नहीं थी, इसका गेम इससे भी बड़ा था। गेम ये बड़ा था कि जब आर्मी चीफ थे वीके सिंह ने उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि मुझे आर्मी के लिए 7000 टाट्रा के जो ट्रक्स हैं वो प्रोक्योर करने हैं, क्योंकि ये टाट्रा के ट्रक्स जो होते हैं ये बड़े ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स होते हैं। इसमें असला बारूद जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है अलग अलग स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जो बॉर्डर की है। आर्मी ने एक रिक्वायरमेंट प्लेस किया कि भाई हमें ये 7000 ट्रक्स चाहिए। टाट्रा जो है दोस्तों एक ट्रक की कंपनी है चेकोस्लोवाकिया में, यूरोप में, और आर्मी ने कहा कि भाई इनके ट्रक्स बहुत बेहतर होते हैं और रिलायबल हैं इंडिया के सिनेरियो के लिए, तो हम इनसे 7000 ट्रक खरीदना चाहते हैं। अब वीके सिंह ने जब ये बात बोली कि टाट्रा के ये ट्रक्स हमें चेकोस्लोवाकिया की ये कंपनी से खरीदने हैं, तो उस समय क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी मनमोहन सिंह के थे, उनका नाम था टीके नैयर। टीके नैयर ने उस समय ऑब्जेक्शन ये रेज़ किया कि भाई टाट्रा के अगर ट्रक खरीदने हैं तो पहले तो 7000 क्यों। फिर वीके सिंह ने एक पूरा रिकॉर्ड बना के दिया कि भाई देखिए 7000 इस कारण से। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए दोस्तों, जो टाट्रा कंपनी है जो चेकोस्लोवाकिया में है, ये डायरेक्टली टाट्रा के ट्रक्स खुद नहीं बेचती। इसने बेसिकली क्या कर रखा है कि इसने 2 सब्सिडरीज बना रखे हैं। एक सब्सिडरी है बेसिकली इनका हांगकांग में, और जो हांगकांग में सब्सिडरी है उसका नाम है वीनस प्रोजेक्ट्स। तो टाट्रा की जो कंपनी है चेकोस्लोवाकिया में, वो ट्रक्स को मैन्युफैक्चर करके वीनस प्रोजेक्ट्स को बेचती है हांगकांग में। तो यानी कि अगर मिलिट्री को हमारे ख़रीदना था तो हम या तो हांगकांग से खरीदते वीनस प्रोजेक्ट से। अच्छा, इन्होंने ये एक सब्सिडरी हांगकांग में बना रखी है। इन्होंने एक बना रखी है टाट्रा सिपॉक्स करके, जो कि यूके में, लंदन में भी है। अच्छा, अब गेम देखिए क्या है। हमें टाट्रा के ट्रक्स खरीदने थे, 7000 खरीदने थे। हम टाट्रा के ट्रक्स जो है चेकोस्लोवाकिया से तो नहीं ले सकते। अब अगर हमें लेने थे तो हम या तो वीनस प्रोजेक्ट से लेते या टाट्रा सिपॉक्स से लेते। वीके सिंह ने बोला कि भाई 7000 ट्रक खरीदने हैं तो जो है ट्रक्स हम वीनस प्रोजेक्ट हांगकांग से खरीद लेते हैं। देखिए, चेकोस्लोवाकिया में ट्रक मैन्युफैक्चर होगा, ये ट्रक मैन्युफैक्चर करके वीनस प्रोजेक्ट्स को दिया जाएगा जो हांगकांग में कंपनी है। वीनस प्रोजेक्ट भारत को वो ट्रक डायरेक्टली बेच सकती है। अब दिक्कत क्या थी कि जब ये फाइल पहुंची टीके नैयर के पास, तो उनकी तरफ से एक सुझाव ये आया कि आप वीनस प्रोजेक्ट से मत खरीदिए, आप जो है ये ट्रक्स को खरीदिए टाट्रा सिपॉक्स से, जो कि यूनाइटेड किंगडम लंदन में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि चेकोस्लोवाकिया में जहाँ पर टाट्रा का ट्रक मैन्युफैक्चर होगा,
वो ट्रक एक स्पेसिफिक दाम पे वीनस प्रोजेक्ट को बेचा जाएगा। उसके बाद अब जो नया गेम है वो समझिए, वो गेम ये है कि अगर टाटा सिपॉक्स जो कि लंदन की कंपनी है, अगर उसको ट्रक खरीदने हैं तो वो ट्रक खरीदेगी हांगकांग की कंपनी से, यानी कि वीनस प्रोजेक्ट से। अब आपको एक साधारण तरीके से मैं बताता हूँ, मान लीजिए 10 रुपये का ट्रक है। अगर ये 10 रुपये का ट्रक चेकोस्लोवाकिया से मैन्युफैक्चर करके वीनस प्रोजेक्ट तक आता है तो इसका दाम वीनस प्रोजेक्ट के पास 15 रुपये होगा। अब वीनस प्रोजेक्ट 15 रुपये में ये बेचेगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप वीनस प्रोजेक्ट से नहीं खरीद रहे हैं और अगर आप ये ट्रक एक तरीके से खरीदना चाहते हैं लेट से टाटा सिपॉक्स लंदन से, तो टाटा सिपॉक्स वो 15 रुपये का ट्रक जो है वीनस प्रोजेक्ट से खरीद के 25 रुपये में उसको बेचेगी, वो अपना कमीशन भी लगाएगी। अब देखिए गेम यही था, वीके सिंह ने बोला कि भाई ये टाटा के ट्रक आप 15 रुपये में खरीद लीजिए, यानी कि वीनस प्रोजेक्ट से खरीद लीजिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चिट्ठी आती है कि नहीं, वीनस प्रोजेक्ट से नहीं, हम वहाँ से खरीदेंगे। और इवेंचुअली फिर वही हुआ, क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जब फाइल को जो है नोटिफाई कर दिया कि वहाँ से खरीदेंगे तो वहीं से खरीदा गया। तो यहाँ पर हुआ ये टाटा स्कैम, जो उस टाइम पे यूपीए की सरकार के दौरान एक बहुत बड़ा स्कैम आया। और इस स्कैम में इवेंचुअली ये बात बोली गई कि 200% प्राइस बढ़ाकर एक एक ट्रक का जो है खरीदा गया, जो कि 200% पर ट्रक बच सकता था और 7,000 ट्रक खरीदने थे। तो कहीं ना कहीं तो किकबैक इन्वॉल्व होगा कि भाई जो कि वीनस प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि वहाँ से लिया गया। तो आप समझिए दोस्तों कि ये जो करप्शन का एंगल भी वीके सिंह रोकना चाहते थे, इस करप्शन के एंगल को रोकने की वजह से उन्होंने अपने एनिमी बना लिए। क्योंकि जो डिफेंस के दलाल थे, जो मिडलमैन थे, जो इस पूरे गेम में पैसा कमाना चाह रहे थे, वीके सिंह उनको पैसा नहीं कमाने दे रहे थे। तो यहाँ पर वीके सिंह के ऊपर और दबाव पड़ने लग गया। और वीके सिंह को ये सारे इनपुट्स कौन दे रहा था? टीएसडी और कर्नल हनी बख्शी की टीम दे रही थी कि भाई ये अगर स्कैम हुआ, अगर ये ट्रक महंगे खरीदे गए तो इसमें फिर हवाला का ट्रांजैक्शन होगा, फिर जो है पैसा कमाया जाएगा और पाकिस्तान इसका प्रयोग करेगा। तो आप समझिए कि ये टीएसडी का गेम जो है ये कोई छोटा गेम नहीं था। यहाँ पर ये टाटा स्कैम भी इन्वॉल्व था इस पूरे इशू से। अब देखिए हुआ क्या, अब हुआ ये कि जब वीके सिंह ने इस टाटा स्कैम के ऊपर भी ऑपोजिशन लगाया तो गवर्नमेंट और हमाम के जो लोग थे, इन्होंने टीएसडी को बदनाम करना चालू कर दिया। अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी एक प्रॉब्लम आ गई थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी वीके सिंह को स्नब कर दिया था कि भाई हम आपका वीनस प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि वहाँ से लेंगे, लंदन से। तो अब जो टीके नैयर भी थे, इन्होंने भी सोचा कि भाई अब इससे तो बदला लेना ही पड़ेगा। अब और गेम देखिए क्या हुआ। अब हुआ ये कि दोस्तों 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बना तो उस समय एक बात ये बोली गई मनमोहन सिंह की तरफ से कि हमें एक सिख आर्मी चीफ चाहिए। 2005 में जनरल जे सिंह को जो है बनाया गया आर्मी चीफ। दोस्तों जनरल जे सिंह जब आर्मी चीफ बना तो उसने आर्मी चीफ बन के सबसे पहला काम क्या किया कि एक लुक डाउन पॉलिसी इनिशिएट करी आर्मी में। लुक डाउन पॉलिसी का मतलब ये है कि वो बंदा 2005 में आर्मी चीफ था, उसने बैठ के एक आर्मी की लाइन ऑफ सक्सेशन बनाई 2012 तक। उसने मनमोहन सिंह को जाके ये बात बोली कि सर मैं तो एक सिख आर्मी चीफ बन चुका हूँ, मराठा लाइट इन्फेंट्री का अधिकारी हूँ और सिख आर्मी चीफ बन गया हूँ, पर आपकी सरकार क्योंकि आने वाले समय में एक टर्म तो है ही और आगे आने वाले समय में एक टर्म शायद आपको और भी मिल जाए, तो हम क्यों ना आर्मी की चीफ की एक लाइन ऑफ सक्सेशन को डिज़ाइन ही इस तरीके से कर दें कि आगे एक और सिख अधिकारी भी जो है आर्मी चीफ बन जाए। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर ये हुआ कि जब जे सिंह ने 2005 में ये लुकडाउन पॉलिसी इनिशिएट करके ये देखने की कोशिश करी कि नियरेस्ट लाइन ऑफ सक्सेशन में अगला आर्मी चीफ ऐसा कौन बन सकता है, तो उसने ये रिकॉर्ड्स देख के एनालाइज किया कि भाई 2012 में आर्मी चीफ बन सकता है जनरल बिक्रम सिंह, और बिक्रम सिंह के बाद जनरल दलबीर सिंह सुहाग, DS सुहाग, ये दोनों आर्मी चीफ रहे हैं भारत के। अब हुआ क्या कि इनमें प्रॉब्लम ये थी कि भाई 2009 में चुनाव होने थे, 8 में चुनाव होने थे, 9 में, तो 9 में जो चुनाव होने थे लोकसभा के, अब ये चीज़ उस पर निर्भर करती कि भाई अगला आर्मी चीफ का लाइन ऑफ सक्सेशन बिक्रम सिंह जो है वो आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि 8-9 तक तो सरकार थी यूपीए की। तो अब ये हुआ कि इन्होंने एक चीज़ देखी कि भाई अगर हमें मान लीजिए जे सिंह से लेके आगे हमें बिक्रम सिंह को बनाना है, तो बिक्रम सिंह एक ही तरीके से बन सकता है कि इससे पहले बिक्रम सिंह से जो पहले अधिकारी है वीके सिंह, अगर वीके सिंह का टर्म काट दिया जाए। तो अब आप गेम समझिए, जब 2009 में यूपीए की सरकार वापस आई, उस समय 2010 में टीएसडी बना। अब टीएसडी बना तो उसने हमाम को तंग किया, जब टीएसडी ने हमाम को तंग किया तो 2011 में जब आर्मी चीफ वीके सिंह था तो उसके ऊपर ये इशू चलाया गया कि भाई प्रेशराइज़ किया गया कि इसको हटाया जाए। अब आपको एक चीज़ और समझ आएगी
कि जब हमाम ने टीएसडी बदनाम करी, जब हमाम ने देखा कि भाई टाटा ट्रक का स्कैम हो गया, जब इन सारे कामों में वो फेल हो गए वीके सिंह को हटाने के लिए, तो इन्होंने आखिरी दांव खेला। और आखिरी दांव क्या था कि वीके सिंह का एज इशू उठा दिया। आप लोगों को याद होगा कि 2011-12 में जनरल वीके सिंह की एज इशू हो गई थी कि भाई उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1951 है या 1950 है। दोस्तों, वीके सिंह का जो है जन्म हुआ था बेसिकली 1951 में। उनका जन्म क्योंकि 1951 में हुआ था, अब जाहिर सी बात है कि 1951 में जन्म हुआ था, अगर वो आर्मी चीफ बनते तो उनको 2 साल का टर्म मिलता। अब 2010 में जब ये सारा खेल चल रहा था 2010-11 में, तो एक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच ने 2011 में एक सर्टिफिकेट जारी किया और एक सर्टिफिकेट जारी करके ये बोला कि भाई ये जो वीके सिंह हैं, हमें इनके यूपीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म की एक जानकारी मिली है कि इनके यूपीएससी एप्लीकेशन में लिखा है कि इनका डेट ऑफ बर्थ 1950 है, जबकि वीके सिंह का डेट ऑफ बर्थ क्या था? उनका डेट ऑफ बर्थ था दोस्तों 1951। अब आप खेल समझिए, यहाँ पर खेल ये था कि अगर वीके सिंह का डेट ऑफ बर्थ ये लोग 1950 प्रूव कर देते तो उससे उनका आर्मी चीफ का टेन्योर 1 साल और घट जाता, और अगर उनका 1 साल और घट जाता तो वो जो लुक डाउन पॉलिसी इनिशिएट की गई थी जे सिंह की तरफ से, उसके तहत बिक्रम सिंह को जो है एक लंबा टेन्योर मिल जाता। इसी रीज़न से आप देखिए कि जैसे ही ये मामला उठा 1950 वर्सेस 51 का, तो वीके सिंह उस समय सुप्रीम कोर्ट चले गए। दोस्तों, ये इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से आप ये देखिए कि एक आर्मी का पूरा इंस्टीट्यूशन बदनाम हुआ, और आर्मी के इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के बजाय आप एक आर्मी चीफ के, इंडिया की आर्मी के चीफ के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ 50 वर्सेस 51 है। आर्मी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी उस समय, और टीएसडी को बदनाम करना था। इवेंचुअली जब वीके सिंह 2012 में रिटायर हुए अपने आर्मी चीफ के टर्म को ख़त्म करके, उसके बाद जब जनरल बिक्रम सिंह आए और जनरल दलबीर सिंह सुहाग इवेंचुअली आर्मी चीफ्स बने, इन लोगों ने पूरे के पूरे टीएसडी के यूनिट को डिसमेंटल किया। इन्होंने कर्नल हनी बख्शी को भी हैरेस किया, इन्होंने कर्नल हनी बख्शी की पूरी टीम को भी तंग किया, और इवेंचुअली टीएसडी का यूनिट पूरा बंद कर दिया गया, उनके ऑफिसर्स को भी हैरेस किया गया। तो एक तरीके से 2014 तक स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि टीएसडी जो बना था कोवर्ट ऑपरेशंस करने के लिए पाकिस्तान में, वो यूनिट बंद हो गया, उसके ऑफिसर्स भी एक तरीके से हैरेस करके उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए, और हमाम का अपना पर्पस सॉल्व हुआ। अब आप समझिए कि ये पूरा का पूरा जो टीएसडी की स्टोरी थी, इसमें सिर्फ टीएसडी अकेला इन्वॉल्व नहीं था। इस पूरे प्रोसेस में हमाम, आर्मी चीफ के सक्सेशन लाइन, और साथ ही में अपार्ट फ्रॉम दी आर्मी चीफ के सक्सेशन लाइन दोस्तों, टाटा ट्रक स्कैम। तो आई होप कि अब इस पूरे वीडियो से आपको टीएसडी का जो पूरी रियल पिक्चर थी कि इस टीएसडी के थ्रू कितनी बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी अनफोल्ड हो रही थी, वो चीज़ तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अंत में अनफॉर्चुनेट बात यह है कि क्योंकि टीएसडी को ख़त्म किया गया, उसको रैप अप किया गया, विक्ट्री पाकिस्तान की हुई, और पाकिस्तान के साथ साथ विक्ट्री इंडिया में हमाम की हुई। तो आई होप दोस्तों कि ये टीएसडी की स्टोरी सुन के आपको क्लैरिटी मिली होगी।